सो गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम आज लेक्चर नंबर आई होप 4 या 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखो यार, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू वगैरह चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे चेकआउट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत चीजें आपके लिए अवेलेबल है। चेकआउट जरूर करना edoground.in पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, देख लेना। तो यार शुरुआत करते हैं। बोर्स जो नील बोर थे, हमने पिछला ड्रॉबैक्स में देखा कि रदरफोर्ड से क्या पूछा गया था। रदरफोर्ड से पूछा गया था कि यार जो इलेक्ट्रॉन्स, जो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व होते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है और वो रिवॉल्व कर रहा है यानी वर्क कर रहा है, तो उसकी एनर्जी भी लूज होगी। तो कुछ देर बाद वो कोलैप्स क्यों नहीं हो जा रहा है? जो एटम आप देख रहे हो वो खत्म क्यों नहीं हो जा रहा है? क्यों एग्जिस्ट कर रहा है वो एटम लॉन्ग टाइम तक? क्योंकि उसके अगर वो एटम, हम बोल रहे हैं ना एटम जो हमारा है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यानी वर्क कर रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर वर्क करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होता है, तो वो एनर्जी धीरे धीरे लूज होगा, तो वो कोलैप्स हो जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में रदरफोर्ड से पूछा गया, तो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आते हैं 1912 के आसपास नील बोर आते हैं और वो कुछ एक्सप्लेनेशन अपना देते हैं। क्या देखते हैं वही देखने वाले हैं। तो एजप्शन मेड बाय नील बोर के द्वारा एक एजप्शन किया गया है कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड एटम। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट, तो हर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ही वहां पे रह सकता है। मान लीजिए कोई आपके पास खूब सारे, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी मान लेते हैं 2 है, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी क्या है 8 है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 18 है मान लेते हैं। तो ये 2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसी और ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा, उसको यहीं पे रह पाएगा, क्योंकि हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफाइड है एनर्जी, उस एनर्जी में वही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे जो उसको मैच कर पा रहे हैं। उसी तरीके से इस ऑर्बिट में मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन सरवाइव कर सकते हैं और इसके आगे वाला ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन सरवाइव कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, है ना। और एटम के अंदर यही ऑर्बिट अलाउड है जिनका एक एनर्जी फिक्स्ड है, वो इन एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही अपने अंदर रखेगा। और ड्यूरिंग दैट टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना भी रिवॉल्व कर ले, उससे एनर्जी लूज हो चाहे जो हो, वो जो इलेक्ट्रॉन है अपना पाथ कभी चेंज नहीं करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उस ऑर्बिट, वो जो ऑर्बिट एटम के अंदर जो ऑर्बिट रखे गए हैं, मतलब जो ऑटोमेटिक बना है, नेचर गॉड जो बना है, वो ऑर्बिट्स जो है ना वो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग बनी हुई है। वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखती है जो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी से मैचअप करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब ऊपर वाले ऑर्बिट में चले गए, जब मन किया नीचे वाले ऑर्बिट में चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है तभी जब आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक कर रहे हो या लगा रहे हो, तभी वो एटम एक्साइट करके या तो बाहर निकल सकते हैं या फिर एनर्जी लूज होकर नीचे आ सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो। नाउ व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, और इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, क्योंकि ऑर्बिट भी उस एनर्जी को रखता है जो इलेक्ट्रॉन दोनों अगर आपस में मैच करते हैं, देन इन दैट केस कोई भी एनर्जी लूज नहीं होगा। नाउ एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, है ना। अगला एक्सेप्शन ये भी कहा गया, ये चीज तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपने आप एनर्जी को इंक्रीज करे या कम होगी इसकी एनर्जी, ये ऐसा तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगी, या तो अप से डाउन में जाए या डाउन से अप में जाए, ऐसा तभी होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। क्लियर है। अब जैसे इस फिगर में देखो, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे इसकी एनर्जी निकली सेकेंड ऑर्बिट में आ गया, एनर्जी दिए तो फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया। मान लो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है और ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी दें तो वो क्या करेगा, एक्साइट होके सेकेंड एनर्जी में चला जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में। और अगर इसमें से एनर्जी को निकाल लिया जाए तो वो फिर वापस इसी में आ जाएगा। तो इस तरीके से यार ये चीजें चलती हैं।
और नील बोर ने काफी अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया था जो रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे। रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है तो एनर्जी लूज होगा, तो फिर वो कोलैप्स क्यों नहीं हो जा रहा है न्यूक्लियस में। नील बोर ने बताया कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं वो सारे ऑर्बिट नहीं है, वो वही ऑर्बिट्स हैं जो एक पर्टिकुलर एनर्जी को एग्जिबिट करते हैं और उनमें उनको मैच करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो कोई भी एनर्जी डेसिपेट नहीं होगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। वो इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं। बट अगर हम उसमें से एनर्जी थोड़ा सा निकाल लें देन वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक डाउन हो चला जाए, और अगर हम एनर्जी दे दें देन वो एक्सटर्नल एनर्जी देने पे वो अप डाउन कर सकता है, एनर्जी लूज या गेन कर सकता है, बट नॉर्मली नहीं कर सकता, वो अपने ऑर्बिट पे ही रहेगा। ओके, तो नील बोर ने कहा। उसके बाद नील बोर ने एक फॉर्मूला भी दिया, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 2n² के हिसाब से एक फॉर्मूला भी उन्होंने दिया कि कौन से ऑर्बिट में। देखो जैसे ये देखो, ये बीच में न्यूक्लियस है, यहां पे देखो ये फर्स्ट पहला ऑर्बिट है जिसको के सेल नाम दिया गया है, ठीक है, के सेल, अरे यार, ओके, तो देखो के सेल, उसके ऊपर वाले ऑर्बिट को L M N, के सेल, L सेल, M सेल, N सेल, है ना, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, N1 N2 N3 N4, है ना, अब बीच में है न्यूक्लियस। यही है हमारा बोर्स मॉडल, है ना। इसी तरीके से उन्होंने हर ऑर्बिट को एक नाम दिया, पहले ऑर्बिट को के सेल नाम दिया, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, इस तरीके से नेमिंग किया गया था बाय द बोर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है सर, तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी ऑलरेडी डिफाइन है ना। तो नील बोर ने ये फॉर्मूला दिया था 2n²। अच्छा, इसका यूज करके कैसे पता लगाते हैं किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अपन आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम में और देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट इफ ऑर्बिट नंबर इज n। मान लो ऑर्बिट नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा n1, ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा n3, ये हो जाएगा n4 ऑर्बिट। ओके, नाउ देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इज 2n²। ये नील बोर द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इस ऑर्बिट की बात करें तो इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यार। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है n1 है, तो n की जगह पे 2n² का फॉर्मूला में n की जगह पे 1 पुट कर दें, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इन 1 इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अब देखते हैं इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यानी n इज इक्वल टू 2 पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा दो 2n² विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आप देख सकते हो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। n की वैल्यू 1 2 3 बदलते जाओ, आपको नंबर ऑफ उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, द आउटर मोस्ट सेल कैन कंटेन एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल जो भी होंगे आपके एलिमेंट के, एटम के, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट रहेंगे, ठीक है। द सेल इन एन एटम विल फिल्ड इन सीक्वेंस। अच्छा, किस तरीके से फिलिंग करते हैं अपन प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है ना। हम एक सीक्वेंस से फिलिंग करते हैं, ऐसा नहीं मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो मेरा मन किया तो पहले वाले में 1 डाल दिया, बाकी ऊपर वाले में फिर 2 डाल दिया, उसके ऊपर वाले में बाकी के डाल दिए। नहीं, हमको 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले में हम 2 डालेंगे क्योंकि उसकी 2 की कैपेसिटी। जब ये फुल हो जाएगा देन अपन अगले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, जब ये फुल हो जाएगा देन अपन अगले ऑर्बिट में जाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटॉमिक मॉडल में। ओके, चलिए एग्जांपल देते हैं। कार्बन कैल्शियम 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। अब इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, तो देखो कैल्शियम 20 को अपन क्या पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं क्योंकि उसकी 2 की लिमिट होती है, दूसरे में 8 डाल सकते हो, तीसरे में 10। तो देखा जाए ये गलत हो जाएगा, अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इज रॉन्ग ऑल्दो एम सेल कैन कंटेन अप टू 18 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि हमारा जो के सेल है यानी फर्स्ट सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल सेल यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में
18 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम 20 की बात करें तो K सेल L सेल M से पहले में 2 डाल देते हैं, इसमें 8, तो 8 2 10 बचे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 का 10 पूरा आप इसमें डाल दोगे, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा 8 के सीक्वेंस में भरना है आपको, है ना। तो आप इसमें 10 नहीं भर सकते हो, रूल ही नहीं है। हाँ, M सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बार में 18 भर दो, नहीं कर सकते ऐसा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप तो पहले इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरो, तो 2 8 2 10 10 8 18 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को अभी इसमें नहीं भर सकते। अब क्या है, K L M N इलेक्ट्रॉन में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब जैसे N वाला आपका सेल 8 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भरना है तो वापस आपको पीछे आना पड़ेगा। देन ये 9, देन ये 10, देन ये 11, फिर जब ये 18 हो जाएगा देन आप इसमें छलांग इसको कंप्लीट करोगे। देन इस तरीके से सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाना है। आई होप क्लियर हो जाए। वैसे ही कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्या नाम है ये Ka19 का 2 8 8 1, इसको ऐसा नहीं करता 2 8 9 भर देते, 9 नहीं भर सकते, 8 भरेंगे, 8 के बाद अगले में चले जाएंगे, जब वो 8 हो जाएगा देन पीछे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर एल्युमिनियम 13 का कैसे भरेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8 8 2 10 बचा 3, आखिरी में भर दो 3, कोई दिक्कत नहीं। आयरन 9 तो 2 और 7 काम हो गया। नियोन 10 2 और 8 काम हो गया। सोडियम 11 2 8 और 1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से भरते हैं 3rd चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया था, उसको आप जरूर चेकआउट करना, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। बस हो गया आज के लिए इतना ही, है ना। तो आई होप बोर्स मॉडल क्लियर हो गया होगा। बोर का जो फॉर्मूला दिया गया था 2n² नंबर ऑफ और इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने होंगे उसका आपने देख लिया। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने करा दिया, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैलेंसीज, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में देखेंगे। जनरली 2 वीडियो और बनेगा, ये चैप्टर खत्म, ठीक है। और इसी के साथ साथ 9th की केमिस्ट्री भी पूरी खत्म हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट eduground.in को जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।